हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयू पाठशाला में। साथियों, तो बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। हम आपको बताएंगे पार्ट 3 डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री। यदि आप डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री लिए हैं सीयूईटी 2022 में, तो उसका हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, अर्थात एमसीक्यू करा रहे हैं। तो अभी तक अब 2 पार्ट कर चुके हैं क्या? हिस्ट्री का 2 पार्ट कर चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही संभावित प्रश्न हम करा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। तो पार्ट 3 आज है डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री का। जुलाई से पहले पढ़ना है आपको, क्योंकि जुलाई में ही आपकी परीक्षा है। तो एयू में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, चाहे बीएचयू में, चाहे डीयू में, चाहे जेएनयू में, भारत की 43 यूनिवर्सिटीज़ में ये एडमिशन लेना है तो आपको हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। तो यदि आपने चूज़ किया है हिस्ट्री तो आप ज़रूर चूज़ कीजिए, तो पढ़िए। और चलिए, परीक्षा में छपने वाले प्रश्न यूट्यूब पर पहली बार। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अच्छे से। तो पार्ट 2 तक हो चुका है, पार्ट 3 आज हम डिस्कस कर लेते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। समझते हुए चलिए और अच्छे से चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हैं, तो इनको आप लगाइए। यदि मन में आते हैं तो देखिए, जाएँ तो हम बताते हैं। देखिए, आपसे पहला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? क्या जो हड़प्पा सभ्यता थी वह किस युग की थी? तो यह आपको बताना है। क्या पूरा पाषाण काल युग की थी, नवपाषाण काल युग की थी आपकी, फिर यह आकाश युग की थी, लौह युग की थी? क्या लौह युग की थी? तो देखिए, हम आपको बता दें, पाषाण काल किस में आता है आपका? तो पूरा पाषाण काल में आता है। नवपाषाण काल में आपका पाषाण काल आता है। इसमें क्या हुई थी? आपके तांबे की खोज हुई थी। किसकी? तांबे की खोज हुई थी, इसीलिए इसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं। किसको? ताम्र पाषाण काल। बचा लोहा। लोहा बहुत बाद में खोजा गया था। क्या? लोहा बहुत बाद में खोजा गया था, और सबसे पहले खोजा गया था आपका तांबा, फिर उसके बाद कांसा। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी आपकी वह कैसी थी? तो किस युग की थी? तो कांस्य युग थी। क्या? कांस्य युग की। तो हड़प्पा में किसकी खोज हुई थी? किस धातु की? कांसे की खोज हुई थी। किसकी? कांसे की खोज हुई थी। तो पहला प्रश्न क्लियर है, ए वाला ऑप्शन इसका सही है। हड़प्पा सभ्यता किस युग के मतलब है? तो कांस्य युग की है। किसकी? कांस्य युग की। अब देखिए, आपसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला सभापति अर्थात अध्यक्ष कौन थी? 1885 में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसकी पहली महिला सभापति अर्थात अध्यक्ष कौन थी? तो आपको यह बताना है। क्या सरोजिनी नायडू थी? इसमें ऋग्वेद दे दिया है। क्या बताएं, एकदम खचरई कर रहा है। तो इसमें आपका ऋग्वेद नहीं है, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट है। कौन है? तो आपको यह बताना है। इसमें 2 ही है सकती हैं, तो कौन, मतलब एक है हो सकती है, कौन है? तो एनी बेसेंट है। कौन? एनी बेसेंट है। 2 ही दिया है आपका। तो ये सभी तो हो नहीं सकते, ऋग्वेद यजुर्वेद। क्या? ऋग्वेद यजुर्वेद, इनको काट देते हैं। तो कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी आपकी। ए बी वाला ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपसे कह रहा है कि निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? क्या? पुराना वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये जानते ही होंगे, पढ़े लिखे होंगे आप भाई साहब, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते होंगे। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। क्या? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है आपका। और सबसे मतलब जल्दी ही में ही लिखा गया कौन सा वेद है आपका? तो अथर्ववेद है। क्या? 600-700 साल हुए हैं आप उनको लिखे हुए, तो वह कौन सा वेद है आपका? तो अथर्ववेद है। कौन सा? अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, और सबसे जल्दी में लिखा गया कौन सा वेद है? तो अथर्ववेद है आपका। ये चीज़ें समझते रहें। फिर देखिए, आपसे आगे पूछ रहा है, जो गौतम बुद्ध थे अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिए थे? जो गौतम बुद्ध थे, आपके महात्मा बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे, इन्होंने अपना पहला मतलब उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। अब ये जब ये ज्ञान प्राप्त कर लिए तो सबसे पहले उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया था। क्या? महामाया था। और इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। क्या? शुद्धोधन। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। ये समझते रहिए। और इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। और इनकी मम्मी जो थी, इनकी मम्मी तो उनकी ख़त्म हो गई थी, मर गई थी इनके पैदा होने के बाद। और इनकी जो मतलब मम्मी की जो बहन थी प्रजापति गौतमी जी, उन्होंने इनका लालन पोषण मतलब किया था। और इनका विवाह किससे कर दिया था? तो यशोधरा से कर दिया था, जो बहुत ही खूबसूरत थी। तो देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और 29 वर्ष या 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिया था। मतलब घर की मोह माया को त्याग करके यह सन्यासी बन गए थे। देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो भारतीय आपके उपमहाद्वीप हैं उसमें से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? यह हम पढ़ाए हैं आपको, हम पूरा अच्छे से पढ़ाए हैं। शुरुआती की चीज़ें पढ़ा चुके हैं, लेकिन बीच में हम अभी नहीं पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री, लेकिन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। तो देखिए, हम आपको पढ़ाए थे पाषाण काल। पाषाण काल कितने कालखंडों में विभाजित था? एक पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था, और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में हम पढ़ाए थे आपको कि मेहरगढ़ में, क्या मेहरगढ़ कहाँ है? इसमें पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ में चावल के साक्ष्य सबसे पहले मिले थे। तो आपसे यही पूछ रहा है कि उप महाद्वीप में प्राचीन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले कृषि के? तो मेहरगढ़ में मिले हैं। कहाँ पर? मेहरगढ़ में। लोथल और हड़प्पा, रंगपुर, ये सब हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता के स्थान है। लेकिन इससे भी पहले कौन सा था आपका? मेहरगढ़ था। कौन सा? मेहरगढ़ सबसे प्राचीनतम पूछा है, तो मेहरगढ़ इसका सही होगा ऑप्शन। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। क्या आपसे यही पूछ रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है आपकी, उसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो मुस्लिम अध्यक्ष आपके कौन थे, तो आपको बताना है बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी, यह ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये पूछ सकता है हिस्ट्री के डोमेन सब्जेक्ट में आपके। फिर देखिए आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। जो अस्थाई बंदोबस्त था आपका, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था। इसने अस्थाई बंदोबस्त जारी किया था भारत में, और गवर्नर जनरल था। तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त कौन लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड मत कहिए, भगवान थोड़ी ना है, कॉर्नवालिस था। कौन? कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था भारत में। आगे बढ़ते हैं हम अब। तो देखिए अब आपसे पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। देखिए सबसे पहला उपदेश मतलब माता बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अब कनिष्क आया, कनिष्क जानते हैं, कनिष्क एक सम्राट था। तो ये कनिष्क ने सारनाथ में बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है, मतलब कनिष्क ने सारनाथ में बौद्ध की प्रतिमा जो है वह कब बनवाई थी। आपसे डेट पूछ रहा है, तो आपको बताना है 81 ईस्वी में। कब? 81 ईस्वी में कनिष्क ने सारनाथ में बौद्ध प्रतिमा के अभिलेख बनवाया था। क्या? अभिलेख बनवाया था। तो 81 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न तो आप जानते होंगे भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जानते ही होंगे। तो देखिए पूछ रहा है कि लौह पुरुष की उपाधि किसे विभूषित किया गया है। जो लौह पुरुष है हम किसे कहते हैं, तो भाई साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। कहाँ? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इनकी एक मूर्ति बनी हुई है गुजरात में, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है। कितनी? 182 मीटर। ये जानते रहिए चीज़ें, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो अमेरिका में है भाई साहब। तो देखिए अब आपसे आगे पूछ रहा है कि तारिख ए फिरोज शाही किसकी रचना है। जो तारिख ए फिरोज शाही है वह किसकी रचना है, तो आपको बताना किसकी है। जियाउद्दीन बर्नी की है। किसकी? जियाउद्दीन बर्नी की है आपकी तारिख ए फिरोज शाही रचना आपकी। तो किसको बताना है? जियाउद्दीन बर्नी की है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए क्योंकि पूछ सकता है, बहुत ही खतरनाक है। प्रश्नों को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूछ रहा है कि 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था। क्या? भारत का वायसराय कौन था 1911 में, जब राजधानी को, कलकत्ता थी राजधानी आपकी पहले, फिर उसको दिल्ली लाया गया, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, आपसे यही पूछ रहा है। तो आपको बताना है लॉर्ड हार्डिंग था। कौन? लॉर्ड हार्डिंग था 1911 में, जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय वायसराय कौन था, तो आपको लॉर्ड हार्डिंग बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए वाला ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्नों को अच्छे से नोट कीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपसे कह रहा है कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है किस देवता को समर्पित है। जो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है आपका, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और उसमें 9वां मंडल जो है वह किस देवता को समर्पित है, तो वह सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। तो यहाँ नोट कर लीजिए, बी वाला आपका सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है कि भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था। जो भारत में सोने का मतलब सिक्का था आपका, सबसे पहले कौन चलाया था। क्या? सबसे पहले कौन चलाया था, तो आपको बताना है यवन चलाए थे। कौन? यवन चलाए थे आपके भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का कौन चलाए थे? यवन चलाए थे, जो यवन आए थे आपके। चलिए आगे प्रश्न आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्नों की श्रृंखला में और हम प्रश्न समझ लेते हैं अच्छे अच्छे। देखिए बाबर की आत्मकथा तुजूक ए बाबरी जिस भाषा में लिखी गई है वह भाषा कौन सी है। बाबर की एक आत्मकथा लिखी गई है जिसका नाम तुजूक ए बाबरी है। क्या? आपसे यदि ये पूछे तुजूक ए बाबरी किसकी आत्मकथा है, तो बाबर की है। अब यह किस भाषा में लिखी गई है, तो आपको बताना है तुर्की भाषा में, अर्थात टर्की भाषा में लिखी है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में आपकी लिखी गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न को जो अगला प्रश्न आने वाला है, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ 100 में 100 आपको देकर जाएगा। पूछ रहा है कि दिल्ली का लाल किला जो है, समझते हैं, ये दिल्ली के लाल किले पर मतलब ध्वजारोहण होता है जब 26 जनवरी या 15 अगस्त आता है आपका, तो उस दिन ध्वजारोहण होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब जाते हैं। तो इस दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था, यह पूछ सकता है आपसे। तो आपको बताना है शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। किसने? शाहजहां ने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि एक पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा व कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था और भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। देखिए जो वास्को डिगामा था वह भारत की खोज नहीं किया था, वास्को डिगामा ने भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज की थी। क्या? समुद्री मार्ग की खोज की थी। यह भ्रम में मत रहिए कि भारत की किसी खोज ने मतलब भारत की किसी ने खोज किया है, इसने समुद्री मार्ग से भारत आने की खोज की थी। तो इसने कब मतलब कालीकट में पहुंचा था, किस मतलब सन में आपका इसने खोजा था, तो 14 मई 1498। कब? 14 मई 1498 में इसने वास्को डिगामा ने भारत में आने के समुद्री मार्ग की खोज की थी।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, आपसे यही पूछ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना थी वह कौन किया था, तो आपको बताना है चंद्रशेखर आज़ाद किए थे। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, आपसे क्या पूछ रहा है, जो खिलजी वंश था उसका प्रथम शासक कौन था, तो आपको बताना है जलालुद्दीन खिलजी थे। कौन? जलालुद्दीन खिलजी कौन था? खिलजी वंश का प्रथम शासक था। कौन था? प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? जो गांधी जी थे आपके, उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था, वह जो चंपारण सत्याग्रह था वह किससे संबंधित है आपका, तो तिनकठिया पद्धति से संबंधित है। क्या? तिनकठिया पद्धति से संबंधित है आपका गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। तो आप मार दीजिएगा कौन? तिनकठिया मतलब जो व्यवस्था थी उससे आपका चंपारण सत्याग्रह संबंधित है। नोट कर लीजिए, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्नों की श्रृंखला में और आगे बढ़ते हैं। देखिए आपसे कह रहा है कि आईने अकबरी का लेखक कौन है, जो आईने अकबरी है, क्या आईने अकबरी है, इसके लेखक कौन है, तो अबुल फजल हैं। कौन? अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको 100% में नोट कर लीजिए क्योंकि कन्फ्यूजनदार क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है कि पानीपत के तृतीय लड़ाई में मराठे किससे पराजित हुए थे, जो पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी आपके, उसमें मराठों किसके द्वारा पराजित किए गए थे, तो आपको बताना है अफ़गान के द्वारा। किसके द्वारा? अफ़गान के द्वारा पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठे पराजित किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न को आप जानते होंगे क्योंकि बार बार आप पढ़े होंगे या सुने जरूर होंगे। आपसे कह रहा है कि गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पर सिर्फ यह लिख देता भारत के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहते हैं, तो आप वो भी सही रहता, लेकिन सिर्फ गुप्त वंश कह दिया है। तो गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसको? समुद्रगुप्त को। और कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का जो मतलब घोड़ा था वह 3 समुद्रों का पानी पीता था। क्या? 3 समुद्रों का पानी किसका घोड़ा पीता था? समुद्रगुप्त का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा जाता है? देखिए आपसे क्या कह रहा है, भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसको? बाल गंगाधर तिलक को हम भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डी वाला ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है कि लाख बख्श, क्या लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? जो लाख बख्श है उसका बख्श एक उपाधि है, यह किस शासक को दी गई है, तो आपको बताना है किसको दी गई है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है आपका लाख बख्श की उपाधि। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, क्या हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो हल्दी घाटी इसमें कहाँ पर है? हरियाणा में है। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था, तो अकबर एवं राणा प्रताप, महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? अकबर एवं राणा प्रताप के बीच हुआ था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डी वाला ऑप्शन इसका सही है। तो इस प्रकार से हमने 25 से 30 क्वेश्चन किए, 30-40 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में आपको बताया। इतिहास के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, पूछे जा सकते हैं, आपके इंपॉर्टेंट थे। देखिए एनटीए ने खुद कह दिया है कि हम लेवल क्वेश्चनों का बहुत ही आसान रखेंगे, 12th तक ये लेवल रखेंगे, ना कि बहुत हार्ड रखेंगे। तो यह इन्होंने कह दिया है, तो आपको चिंता लेने की बात नहीं है। तो सिर्फ आपको तैयारी करनी है, जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं उनको सिर्फ आप अटेंड कर लीजिए बस, और आपको कुछ नहीं करना है। और भी जो चीज़ें पढ़ते हैं आप अपनी बुक से भी पढ़ते रहें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लगाते रहें। तो ये रहा आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो। पार्ट 3 हमारा मतलब हिस्ट्री का समाप्त होता है। तो पार्ट 4 भी जल्दी आएगा, तो सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए। जितने भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं बहुत ही अच्छे अच्छी जगह से हम खोज कर आपके लिए प्रश्न लेकर आ रहे हैं, तो नोट जरूर कीजिए क्योंकि मेहनत है भाई साहब, तो मेहनत आप भी कीजिए। तो चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी ऐसे ही ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की भी हम क्लासेस लेकर आएंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप, उसका जवाब हम तुरंत देंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।